ओरछा का सबसे सुंदर महल आपकी आंखों के सामने है। इस महल को ही हम जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। वो मोटर बोटिंग के अलावा राफ्टिंग भी होती है, कयाके भी होती है। ये इस महल का मुख्य द्वार है। इसकी तुलना फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से होती है। तो ये राम राजा सरकार का मंदिर, जो हिंदुस्तान का नहीं विश्व का एक लौता मंदिर है, आस्था का केंद्र है, जहाँ हमारे राम जी बैठे हुए हैं, राजा के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक फोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो बुंदेला राजाओं के द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था। इसमें अलग अलग महल हैं। पेंटिंग के प्रेमी यहाँ पर पेंटिंग देखने को आते हैं। आर्किटेक्चर के प्रेमी इसका जहांगीर महल का आर्किटेक्चर देखने को आते हैं। 1605 में इस महल को बनाया गया था। लेफ्ट हैंड में आपको शीश महल देखने को मिल जाता है। शीश महल मध्य प्रदेश टूरिज्म का होटल है और एक बिल्डिंग ऐसी बची है हमारे ओरछा में, जो आज भी वही गेस्ट का रखने का काम कर रही है जो कल करती थी। अंतर इतना है, कल ये फ्री होता था गेस्ट के रुकने के लिए, आज इसके अंदर आपको क्या कॉस्ट दे के रखना पड़ेगा। ये ओरछा का सबसे सुंदर महल आपकी आंखों के सामने है। इस महल को ही हम जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। कहते हैं इस महल का निर्माण 1605 में ओरछा के चौथे नंबर के शासक रहे महाराजा वीर सिंह देव ने अपने मित्र जहांगीर के आगमन पर बनाया था। इनकी मित्रता भी कब हुई थी? जब जहांगीर अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे। कहते हैं हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू राजा जहांगीर की हेल्प के लिए आगे नहीं आया, लेकिन एक ओरछा के महाराज जिन्होंने डिसाइड किया था उनकी हेल्प करने का, क्योंकि यहाँ के राजा को ये जानकारी में था कि आने वाले समय में अकबर अपने बेटे को माफ़ जरूर करेंगे। ऐसा ही हुआ। इन्होंने दोस्ती निभाते हुए अब्बुल फजल को मारा था ग्वालियर के पास में। तो कहते हैं अब्बुल फजल जब मारे गए तो अकबर हताश और निराश हुए, तो उन्होंने अगला निर्णय अपने बेटे जहांगीर को माफ़ी देने का किया था। अब जहांगीर के माफ़ी देने के ठीक 6 महीने बाद अकबर बादशाह भी चल बसे। अकबर के बढ़ने के बाद 1605 में जो भारत के अगले बादशाह हुए, उनका नाम सलीम जहांगीर था। अब जहांगीर के बादशाह बनते ही यहाँ के राजा ने इसी महल का निर्माण करा के जहांगीर को इनवाइट किया एक रॉयल गेस्ट की तरह। तो जहांगीर जब यहाँ पर आते हैं तो इसी महल में रुकते हैं जहाँ पर आप खड़े हैं। जहांगीर खाली एक रात के लिए आए थे और एक रात के लिए इतना बड़ा महल बुंदेला राजाओं ने बना के दिया था। इसको वन नाइट पैलेस ही बोलते हैं, क्योंकि जहांगीर के बाद ये महल खाली रहा। किसी भी हिंदू राजा ने अपने यूज में इसको नहीं लिया। इस महल के अंदर 236 कमरे बताए जाते हैं। इसके 100 कमरे तो खाली इसके बेसमेंट में हैं, जो कि उनकी आर्मी के रुकने के लिए थे, और 3 स्टोरी इसके ऊपर की ओर जाते हैं, जहां पर 136 कमरे उनके VVIP लोगों के लिए थे। इसके मेन कोर्टयार्ड में स्विमिंग पूल बनाया गया था। इवन इसके चारों कोने में जो टैंक्स आप देख रहे हैं, वो सब इनके फ्लावर्स भरने के काम आते थे, ताकि यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा महल हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। ऊपर जो गुंबदें आप देख रहे हैं, डोम्स आर मुगल आर्किटेक्चर। डोम्स के ठीक ऊपर हमें नज़र आता है लोटस फ्लावर, वो हमारा हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। अब यहाँ जितने भी स्टेचू ऑफ एलिफेंट्स आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट्स में लगे हुए हैं, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर की निशानी है। अब इसके ऊपर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न आप देख रहे हैं, वो मुगल आर्किटेक्चर में आता है। हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि इस पैलेस को यहाँ के लोकल के राजा के द्वारा बनाया गया था, जो हिंदू थे, और जहांगीर जो कि मुगल बादशाह थे। अब आप जानते हैं कि हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा एक अंतर हमें देखने को मिल जाता है। हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर काफ़ी प्रकार के फिगर या आपको आकार मिलेंगे, बट मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर नहीं मिलेंगे। अब जिस गेट से हम यहाँ प्रवेश लिए थे, वो इस पैलेस का मेन गेट नहीं था। इस महल का जो मुख्य द्वार है, ये खुलता है पूर्व दिशा की ओर। हम जहाँ ले चल के आपको दिखाएंगे हमारे ओरछा की प्राकृतिक सुंदरता, जो आज हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, और वहाँ की बनी हुई सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ वापस आते हैं। फिर एक मेन जो बालकनी यहाँ की है, वहाँ से खड़े होकर के आपको वो मंदिरों का दर्शन होगा या मंदिरों का दीदार होगा जो बाहरी क्षेत्र में बने हुए हैं। तो वहाँ से एक जानकारी आपको ये भी मिलेगी कि ओरछा आज इतना प्रसिद्ध क्यों है। ये घना जंगल आप देख रहे हैं, उस ज़माने में ये टाइगर के लिए बड़ा ही फेमस था, लेकिन आज इसमें कोई टाइगर नहीं बचा है। और ये इस महल का मुख्य द्वार है। इसकी तुलना फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से होती है, लेकिन हाइट वाइज फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा बड़ा है। यहाँ पर आपको 2 बालकनी नज़र आती हैं। ये दोनों बालकनी उस ज़माने में लेडीज़ खड़े होने के लिए थी कि जब जहांगीर यहाँ से प्रवेश करने वाले रहेंगे तो उनके ऊपर वो फूलों की बरसात करेंगे। साथ ही नज़र आते हैं 2 हाथियों की जोड़ी। एक हाथी अपने सूंड में घंटी लिए है और दूसरा वाला लोहे की चैन।
कहते हैं इनके दो अलग अलग ये प्रतीक बताए जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने हृदय में दोस्ती लेके आ रहा है, हम उसका ये बैल बजा के स्वागत करते हैं, और जो लोहे की चैन लिए हाथी खड़ा है वो बुंदेला राजपूत राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है। अब सामने हमें देखने में कुछ टेम्पल नज़र आते हैं। ये मंदिर आज खाली हैं। आप बाहर से पता लगा सकते हैं कि इन मंदिरों के ऊपर कोई ध्वजा नहीं है, तो फ्लैग का ना होना उन मंदिरों के अंदर पूजा होना बिल्कुल नहीं बताता है। नीचे एक छोटा सा महल एक डांसर के लिए बनाया गया था, इसका नाम राय प्रवीण था, और राय प्रवीण बहुत ही सुंदर डांसर ओरछा के बुंदेला राजाओं के पास में थी। यहाँ पर एक बिल्डिंग आपको नज़र आती है, ये उनके ऊँट बांधने का काम करते थे, इसलिए इसके लंबे लंबे गेट हैं कि इसके अंदर ऊँट आसानी से जा सकेंगे। उसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट आपको नज़र आता है, जो कि उनके कैमल वगैरह का रखने की जगह थी। ये गोल जो आप जगह देख रहे हैं, ये पानी का टैंक हुआ करता था, यहाँ पर पानी भरते थे वो लोग। फिर हम इस तरफ नज़र डालते हैं तो कुछ प्राचीन कोठियाँ आपको नज़र आती हैं। आज कोठियाँ धराशायी जरूर हो चुकी हैं, लेकिन उस दौर में ये इनके सेवादार, आर्किटेक्ट, बावर्ची, हकीम एंड वैद सबके रहने के काम करते थे। ये आउटर वॉल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये पैलेस कॉम्प्लेक्स की वॉल है, जो ये पूरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स के गिर्द गिर्द घिरा हुआ है। 3.5 किलोमीटर की ये वॉल है। कहते हैं सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह जिन्होंने इस जगह को खोजा था, इन्होंने 2 बड़ी वॉल का निर्माण कराया था। एक है सिटी वॉल जो कि 12 किलोमीटर्स की है, और एक है इनकी पैलेस कॉम्प्लेक्स वॉल जो कि 3.5 किलोमीटर की है। तो ये पूरा उससे घिरा हुआ है। ये है ओरछा। बहुत ही सुंदर जगह है। सामने राम राजा सरकार का मंदिर आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में चतुर्भुज मंदिर है, और इन दोनों मंदिरों की कहानी एक ही है। कहते हैं ओरछा की एक महारानी थी जो भगवान श्री राम की भक्त थीं, जो भगवान श्री राम को अयोध्या लेने के लिए गई थीं। 3 शर्तों में महारानी भगवान श्री राम को लेकर यहाँ पर आ भी गई थीं। पहली शर्त उनकी ये थी कि मुझे आप अपने साथ जहाँ पर ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे, तो यहाँ पर बोलते हैं राम राजा सरकार। दूसरी शर्त थी हम आपके साथ पैदल चलेंगे, पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, और पुष्य नक्षत्र महीने में एक बार ही आते हैं। तीसरी शर्त ये थी एक बार हम जहाँ बैठ गए वहाँ से कभी नहीं उठेंगे। तो कहते हैं कि ये बड़ा सा टेम्पल जिसे आज हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं, ये मंदिर भगवान श्री राम को बैठने को बन रहा था, लेकिन ये मंदिर बन के कम्प्लीट नहीं हो सका जब महारानी भगवान श्री राम को लेके यहाँ पर आ जाती हैं। अब राम जी को बैठने के लिए सबसे साफ जगह चाहिए रहेगी, जो हमारे घर की होती है किचन। तो आज जो राम राजा सरकार का मंदिर है, उस दौर में ये रानी का एक सेपरेट महल था, और जहाँ राम जी बैठे हैं वो उनकी किचन थी, जहाँ राम जी को बैठाला गया। फिर हिस्ट्री कहती है भगवान राम जी वहाँ से कभी नहीं उठे। शर्त थी ना, जहाँ बैठ गए सो बैठ गए। अब इस शर्त भगवान श्री राम ने क्यों ली थी भला? उसका मुख्य रीज़न ये बताया जाता है कि ये मंदिर ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे ले जाके राजा ने बनाया था कि उनका जो गर्भगृह है जहाँ भगवान को बैठाला चाहते थे, उसका सेम डायरेक्शन या सेम लेवल उसका जो है राजा महल के पीछे वाली विंडो से होता है। तो राजा भगवान के दर्शन अपने महल से बैठ के करना चाहते थे। तो राजा के प्राउड को तोड़ने के लिए भगवान राम ने एक शर्त ली थी कि जहाँ हम एक बार बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। तो ये भगवान को पता था कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो मंदिर बनके तो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, तो कम से कम उस जगह पे तो नहीं बैठेंगे जहाँ राजा हमें अपने महल से बैठ के दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान वहाँ से नहीं उठे। बहुत बात में इसमें बड़ा वाले मंदिर में विष्णु भगवान को रखा गया, तो विष्णु भगवान के होने से उसमें उसका नाम निकला चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान। इसी क्रम में हम लेफ्ट में देखते हैं तो कुछ मंदिरों के आकार की आपको छतरियाँ नज़र आती हैं। ये समाधियाँ हैं। राजा के मरने के बाद जहाँ उनको जलाते थे उसी जगह पर उनकी याद में एक स्मारक खड़ा करते थे, दैट वी कॉल छतरी। वो आपके नॉलेज में है कि हिंदू रिलीजन में क्रिमेशन ग्राउंड हमेशा मिलते हैं बैंक ऑफ द रिवर। तो बेतवा नदी का वो किनारा है और वो सारी छतरियाँ लाइन से वहाँ पर बनी हैं। फिर हम दूर पहाड़ी के ऊपर एक बिल्डिंग देखते हैं, और राम राजा मंदिर के ठीक पीछे से आपको देखने को मिल रही होगी, वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो ये पूरा टेम्पल उल्लू के शेप में बना हुआ है। एक ऐसा मंदिर आपको हिंदुस्तान में यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो किसी वर्ड के आकार का है। अब ओरछा न केवल प्रसिद्ध महलों के लिए है, ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ राम राजा सरकार के मंदिर का यहाँ होना है।
तो मैं समझ सकता हूँ कि ओरछा हर एक एज के गेस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। जैसे आध्यात्म की हम चर्चा करते हैं तो ये राम राजा सरकार का मंदिर, जो हिंदुस्तान का नहीं विश्व का एक लौता मंदिर है, आस्था का केंद्र है, जहाँ हमारे राम जी बैठे हुए हैं, राजा के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक फोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो बुंदेला राजाओं के द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था। इसमें अलग अलग महल हैं। पेंटिंग के प्रेमी यहाँ पर पेंटिंग देखने को आते हैं। आर्किटेक्चर के प्रेमी इसका जहांगीर महल का आर्किटेक्चर देखने को आते हैं। और फिर वहीं आपको एक बेतवा नदी नज़र आती है। इस नदी का पानी बहुत साफ़ है, तो इसमें जो है मोटर बोटिंग के अलावा राफ्टिंग भी होती है, कयाके भी होती है। तो स्पोर्ट्स जितने भी आप वाटर वाले हैं इसमें कराए जाते हैं। फिर एक बहुत ही घना जंगल आपको एक नज़र आ जाता है, तो ये बर्ड वॉचिंग के लिए बड़ा ही फेमस बना हुआ है। तो यहाँ पर कितनी सुंदर और कई प्रकार की चिड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जंगल में आप ट्रैकिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। मतलब एक जगह एक ऐसी हमारे मध्य प्रदेश में है ओरछा, जिसका नाम है, जिसमें हर एक चीज़ बनी हुई है। मतलब हर सब चीज़ों का यहाँ पर समागम है। तो यहाँ पर अपने घरों से निकल के आइए ओरछा में घूमने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम संजय सिंह यादव और ओरछा में हम एक टूरिज्म में गाइड के रूप में काम करते हैं। नमस्कार।